नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ग्रो मोर जीके में। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं सामान्य प्रबंधन, जो कि मध्य प्रदेश में जो वैकेंसीज आई हुई हैं पटवारी के, उनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होने वाला है। तो इसकी बहुत सारे वीडियो में लाने वाले हैं हम लोग। तो उसमें पहला वीडियो है ये। आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि आपको चैनल की ओर से आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन समय से मिल सकें और आप उन वीडियोस को देख सकें। चलिए वीडियो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है वह है आपका परिभाषा। देखिए, परिभाषा क्या होती है मैनेजमेंट की। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर एक समूह या संगठन बनाते हैं, उस समूह या संगठन द्वारा अपनी आवश्यकता पूर्ति हेतु संसाधनों का प्रयोग जब ज्ञान, विज्ञान, दर्शन एवं कौशल की सहायता से कुशलता पूर्वक किया जाता है, तो इसे प्रबंधन या प्रबंधन का अध्ययन माना जाता है। मतलब कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर एक समूह या संगठन बनाते हैं, या कोई एक अकेला व्यक्ति भी हो सकता है, जो कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उसके पास जो जो चीजें, रिसोर्सेस हैं, उनका उपयोग करके जो है अपना जो भी उसका मोटिव है, जो उसका एम है, उसको प्राप्त करता है, तो वह कहलाता है आपका मैनेजमेंट या प्रबंधन। इसमें देखिए एफ डब्ल्यू टेलर जो हैं, उनको इसका फादर भी माना जाता है आपका मैनेजमेंट का। तो उन्होंने एक व्याख्या दी है कि ये प्रबंधन ये जानने की कला है कि आप क्या करना चाहते हैं और तत्पश्चात ये सुनिश्चित करना कि कार्य सर्वोत्तम एवं मितव्ययितापूर्ण विधि से किया जाए। ये देखिए डेफिनेशंस पूछी जाती हैं जब एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये प्रॉपर डेफिनेशन पूछी जाती है कि ये किस अर्थशास्त्री ने बोला है, कि क्या है ये डेफिनेशन जो दी हुई है, ये ऐसी किसने बोली हुई है। तो आपको उसका पता होना चाहिए कि कौन सी डेफिनेशन कौन से अर्थशास्त्री ने, या क्या उसका जनक है कोई, उसने बोली हुई है। तो देखिए, वैज्ञानिक प्रबंधन के जन्मदाता हैं एफ डब्ल्यू टेलर। वैज्ञानिक प्रबंधन मतलब कि जिसमें कोई थ्योरीज आप फॉलो कर रहे हैं और उन थ्योरीज के अकॉर्डिंग आप जो मैनेजमेंट कर रहे हैं, वो मैनेजमेंट कहलाता है वैज्ञानिक प्रबंधन। तो इसमें जो भी रूल्स लगते हैं, उन रूल्स के हिसाब से काम होता है। तो इन्होंने ये बोला है कि ये एक जानने की कला है कि आप क्या करना चाहते हैं और तत्पश्चात ये सुनिश्चित करना कि कार्य सर्वोत्तम एवं मितव्ययितापूर्ण विधि से किया जाए। ठीक है, फिर देखते हैं एक और है प्रोफेसर क्लॉब। इन्होंने बोला है प्रबंधन निर्णय तथा नेतृत्व प्रदान करने की कला तथा विज्ञान है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बार बार पूछा गया है कि प्रबंधन की जो प्रकृति है वो कला है या विज्ञान है। तो आपको पता होना चाहिए ये दोनों है। और इसके संबंध में जो जिन्होंने बोला है वो है प्रोफेसर क्लॉब। तो प्रबंधन निर्णय तथा नेतृत्व प्रदान करने की कला एवं विज्ञान है। ठीक है, तीसरी चीज जो एक डेफिनेशन और दी है क्रीटनर ने, उन्होंने बोला है कि प्रबंधन परिवर्तनशील वातावरण में दूसरों के साथ तथा दूसरों से कार्य करवाने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया का आधार सीमित संसाधनों का प्रभावी एवं कुशलतापूर्वक उपयोग करना है। तो जो भी अपने पास संसाधन है, सीमित संसाधन है, उन्हीं का बहुत अच्छे से कुशलतापूर्वक, मतलब अच्छी एफिशिएंसी के साथ उनका उपयोग करना, और उस उपयोग करने के साथ साथ दूसरे लोग जो आपके नीचे काम कर रहे हैं या साथ में काम कर रहे हैं, उनसे काम करवाना, ये सब प्रबंधन कहलाता है। ये क्रीटनर ने बोला है। फिर और है एक, प्रबंधन एक ऐसे वातावरण का निर्माण करने तथा उसे बनाए रखने की प्रक्रिया है जिसमें लोग समूह में कार्य करते हैं। ये बोला है वेरिच एंड क्नूस ने। इन्होंने बोला है कि ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना और उसे बनाए रखना जिसमें लोग अच्छे से कार्य कर सकें और समूह में कार्य कर सकें। फिर और भी बहुत सारी डेफिनेशंस दी हुई हैं, अलग अलग जो है इस क्षेत्र के जानकार हैं उन्होंने। तो इसमें ही एक है मैरी पार्कर फोलेट। इन्होंने बोला है प्रबंधन दूसरों से कार्य करवाने की कला है।
ठीक है, ये क्वेश्चंस इस तरह से पूछे जाते हैं कि ये आपको दे देगा कि प्रबंधन दूसरों से कार्य करवाने की कला है, ये किसका कथन है या किसकी डेफिनेशन है। आपको 3-4 नाम दिए जाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि ये किसने बोला। तो ये बोला हुआ है मैरी पार्कर फॉलेट ने। ठीक है, एक और डेफिनेशन है, संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय एवं भौतिक साधनों का प्रभावकारी उपयोग ही प्रबंधन है, ये बोला है ग्लुइक ने। ठीक है, तो कोई भी आप प्रबंधन जिस क्षेत्र में कर रहे हैं, आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं या जिस भी चीज से जुड़े हुए हैं जिसका प्रबंधन आप कर रहे हैं, तो वो जो संस्था है उसने कोई उद्देश्य बनाया होगा। उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आप मानवीय एवं भौतिक साधन मतलब मैन पावर और जो भी मशीनरी है आपके पास उपलब्ध, उनका प्रभावकारी उपयोग कर पा रहे हैं, वो डेफिनेशन दी है ग्लुइक ने। फिर एक और डेफिनेशन दी है मैकफॉरलैंड ने, और इन्होंने बोला है प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसमें प्रबंधक समन्वित एवं सहकारी मानवीय प्रयासों की सहायता से उद्देश्य पूर्ण संगठन का सृजन, निर्देशन, संरक्षण तथा संचालन करते हैं। इन्होंने इसमें सारे प्रबंधन के कार्य भी को संकलित कर दिया। जैसे ग्लुइक ने बोला था कि मानवीय एवं भौतिक साधनों का जो है उपयोग करके कर रहे हैं, और मैकफॉरलैंड ने क्या किया कि वो तो बोला ही बोला मानवीय प्रयासों की सहायता से और उद्देश्य की पूर्ति के लिए, लेकिन उसने जो है मैनेजमेंट के जो फंक्शंस होते हैं, कार्य होते हैं, जैसे देखिए इन्होंने बोला कि सृजन करना, निर्देशन करना, संरक्षण तथा संचालन, ये सभी कार्य हैं किसके, आपके प्रबंधन के कार्य हैं। तो प्रबंधन के कार्यों को भी इन्होंने समाकलित कर लिया अपनी डेफिनेशन में। तो मैकफॉरलैंड, जहाँ पे ऐसी डेफिनेशन मिलती है ध्यान रखिएगा नाम। फिर देखते हैं आप, एक और डेफिनेशन है लुइस ए एलन। इन्होंने दिए प्रबंधन व्यवस्थित ज्ञान का समूह है जो व्यावसायिक पेशे के संदर्भ में प्रमाणित सामान्य प्रबंधन के कुछ सिद्धांतों पर आधारित है। तो ये कुछ डेफिनेशंस थी। इन डेफिनेशंस को आपको याद रखना, और भी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, आप ढूंढ सकते हैं बुक्स वगैरह में, आपको जो है कुछ डेफिनेशन और मिल जाएंगी। आप डेफिनेशन जरूर याद रखिए, क्योंकि डेफिनेशंस पे क्वेश्चंस आते हैं, पूछे जाते हैं बार बार। कोई डेफिनेशन दे देता है और पूछता है कि ये किसने बोला हुआ है, आपको 3-4 नाम दे देगा। तो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेफिनेशन का, और डेफिनेशन समझना भी चाहिए कि प्रबंधन होता क्या है। ठीक है, उसके बाद आते हैं प्रबंधन की क्या प्रकृति है। तो देखिए प्रबंधन की जो नेचर ऑफ मैनेजमेंट है, नेचर ऑफ मैनेजमेंट एवं प्रबंधन की कला है। कैसे है कि देखिए किसी को कार्य करने के लिए आप उसको उद्देश्य प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो ज्ञान एवं कुशलता का उपयोग करना ही जो है वो कला कहलाता है। ठीक है, तो ज्ञान और उसका क्या कुशलता है उसका उपयोग करना कला कहलाता है। और जो आप उद्देश्य प्राप्त कर रहे हैं उसके साथ साथ आप कुछ सिद्धांतों को भी फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, जो कि वैज्ञानिक आधार पर विकसित किए गए हैं। तो इसलिए आप उनको, प्रबंध को विज्ञान एवं कला दोनों में जोड़ते हैं। फिर आप देखते हैं प्रबंध सार्वभौमिक क्रिया है। सार्वभौमिक क्रिया का मतलब क्या होता है कि जब आप एक लक्ष्य बनाते हैं, कोई उद्देश्य बनाते हैं और आपकी संस्था के लिए, तो उस संस्था के उद्देश्य को जो है आप प्राप्त करने के लिए बहुत सारे लोगों को एक साथ लेकर आते हैं। ठीक है, और कम से कम लागत पर, कम से कम संसाधनों पे आप वो लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। तो ये कहलाता है सार्वभौमिक क्रिया। इसका मतलब ये हुआ कि आप प्रबंधन जो टेक्निक है उसको आप ना तो राजनीतिक देखें ना धार्मिक देखें, वो हर क्षेत्र में आप इस चीज को लागू कर सकते हैं। तीसरी जो प्रकृति है वो प्रबंध एक सामाजिक उत्तरदायित्व है। सामाजिक उत्तरदायित्व कैसा कि अगर आपके व्यवसाय का जो व्यक्ति है वह खुश है और वह उस जो आपको लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं आप, तो उस लक्ष्य के साथ साथ आप अपने जो राष्ट्र है उसकी प्रगति में भी योगदान दे रहे हैं। इसलिए एक सामाजिक उत्तरदायित्व में भी इसको गिना जाता है। फिर एक है प्रबंध एक जन्मजात प्रतिभा है। जन्मजात प्रतिभा मतलब कैसे कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनमें ये गुण आपका जन्मजात पाया जाता है कि जो लोगों को लीड कर सकें, मैनेजमेंट की प्रोसेस सारी जो होती है वो कर सकें।
तो इसलिए इसको प्रबंध को एक जन्मजात प्रतिभा भी माना जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनमें ये स्किल बहुत पहले से डेवलप होती है। फिर एक अगला है प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। सामूहिक क्रिया मतलब कि जब भी कोई उद्देश्य आप प्राप्त करना चाह रहे हैं अपनी संस्था के लिए, जो लक्ष्य आपने निर्धारित किए उनको प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो एक व्यक्ति नहीं बहुत सारे व्यक्तियों का जो है उसमें सामूहिक योगदान होता है। इसलिए प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है, जिसमें आप देखेंगे जब मैनेजमेंट के लेवल देखेंगे तो मैनेजमेंट का टॉप लेवल होता है ना, मिडिल लेवल होता है, सुपरवाइजरी लेवल होता है। तो ये सारे लोग मिलकर एक ही लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम करते हैं। फिर लास्ट है प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है ना। इसका क्या मतलब हुआ है? इसका मतलब ये हुआ कि आप सभी साधनों का उपयोग है ना इस तरह से कर रहे हैं कि आपके पास सीमित साधन है लेकिन फिर भी आप लक्ष्य की प्राप्ति कर रहे हैं। तो इसलिए इसको एक तरह से बोला जाता है कि प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है। अब देखिए ये आते हैं प्रबंध के स्तर। प्रबंध के स्तर आप देखेंगे तो 3 स्तर पे आपने प्रबंध को बांटा हुआ है ना। पहला है टॉप लेवल, दूसरा है मिडिल लेवल, तीसरा है सुपरवाइजरी मैनेजमेंट। तो टॉप लेवल में कौन सा मैनेजमेंट आता है? इसमें आपके जो है संचालनकर्ता, जो संचालन मंडल होता है वह आता है, ठीक है ना। सर्वोच्च जो प्रबंधन का आपका लेवल होता है वह है टॉप लेवल, है ना। संपूर्ण दायित्व उत्तर उच्च स्तरीय प्रबंधन के कंधों पर होता है, कंपनी का, संस्था का, ठीक है। और ये जो है टॉप लेवल, ये मिडिल लेवल को ऑर्डर देता है, अपनी सारी चीजें इंफॉर्मेशन जो होती है वो मिडिल ऑर्डर को फॉरवर्ड करता है, और मिडिल ऑर्डर जो है उसको आगे क्रियान्वित करता है। तो मिडिल ऑर्डर में क्या क्या आते हैं? इसमें सबसे जो कठिन प्रबंधन का जो स्तर है वह होता है आपका मध्य स्तरीय प्रबंधन। इसमें देखिए आप देखेंगे एक प्रेशर आता है उच्च स्तरीय लेवल से, एक प्रेशर आता है सुपरवाइजरी मैनेजमेंट लेवल से, ठीक है। और एक इस स्तर के जो मैनेजमेंट वाले व्यक्ति होते हैं उनका भी प्रेशर होता है। तो इस स्तर पर काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उन पे 3 तरह से प्रेशर होता है ना। फिर लास्ट नीचे वाला जो लेवल है सबसे लास्ट में वो है सुपरवाइजरी मैनेजमेंट। अब इसमें देखेंगे आप तो इसमें ये जो लोग होते हैं ये सीधे वर्कर से जुड़े होते हैं, जिन लोगों से काम करवाना है उन लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट होता है सुपरवाइजरी मैनेजमेंट का। तो ये जो वो लोग मैनेजमेंट होता है, ये सारी क्रिया जो आपकी लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो आपकी प्रोसेस है उनको क्रियान्वित यहाँ से कराया जाता है, ठीक है। तो ये आपके 3 स्तर हैं मैनेजमेंट के, इनको समझिए। पहला स्तर जो होता है उसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं जिन पे संपूर्ण दायित्व होता है, ठीक है, लेकिन इन पे प्रेशर बहुत कम होता है। जो मेन प्रेशर होता है वह होता है आपका मिडिल ऑर्डर पर और सुपरवाइजरी मैनेजमेंट पर, ठीक है। सुपरवाइजरी मैनेजमेंट के नीचे आता है वर्कर जो कि काम करता है, ठीक है। और ये डायरेक्ट कनेक्ट में किसके रहता है? आपका सुपरवाइजरी मैनेजमेंट के कनेक्ट में रहता है। फिर आप देखते हैं प्रबंध के क्या क्या कार्य हैं। तो देखिए नूट्स एंड ओडेनियल ने बोला है कि प्रबंध के 5 कार्य बताए इन्होंने: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। देखिए प्लानिंग, जब भी आप कोई चीज किसी उद्देश्य को प्राप्त कर रहे हैं तो उसके लिए प्लानिंग होगी कि कौन सा कार्य कब किया जाना है, कैसे किया जाना है ना, उसका क्या प्रोसेस होगा, वो प्लानिंग में आता है। फिर ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब सारे मैन, मशीन और जो भी मटेरियल्स हैं उनको आप ऑर्गेनाइज करेंगे एक जगह पर। स्टाफिंग, स्टाफिंग में आप स्टाफ हायर करेंगे, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग व्यक्ति होगा, किससे क्या काम करवाना है वो स्टाफिंग में आता है। फिर डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग में आप लोगों को निर्देश देते हैं कि आपको ये काम इस तरह से कराना है, उनको गाइड करते हैं टाइम टाइम पे। और कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग में आप जो है कंट्रोल करते हैं प्रोसेस को, कहीं कोई ऐसी प्रोसेस तो नहीं चल रही है जो कि आपको जरूरी नहीं है और उसका कोई उपयोग किया जा रहा है बार बार, तो कंट्रोलिंग बहुत जरूरी है। तो ये 5 प्रबंध के कार्य नूट्स और ओडेनियल ने बोले हैं, बताए हुए हैं। इसके अलावा ये देखिए लूथर गुलिक ने 7 जो है एलिमेंट्स दिए हैं
प्रबंध के कार्य के। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से दिया हुआ है, लेकिन ये कुछ चीजें देखेंगे वो आप सेम मिलेंगे। जैसे प्लानिंग उसमें भी था, इसमें भी है। प्लानिंग का वही मतलब है, ऑर्गेनाइजिंग का भी वही मतलब है जो उसमें था, स्टाफिंग भी वही है, डायरेक्टिंग भी वही है, कोऑर्डिनेटिंग। अब कोऑर्डिनेटिंग नया चीज जुड़ा है। कोऑर्डिनेटिंग मतलब समन्वय, जो कि एक लेवल से लेके दूसरे लेवल के लोगों के बीच में समन्वय बनाना, ये काम भी आपका मैनेजमेंट का है। ठीक है। रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग देना, जो जैसे इस तरह से बोलें कि आप जो है मिडिल और सुपरवाइजरी लेवल का जो वो है वो मिडिल को देगा, मिडिल वाला टॉप लेवल को देगा। तो रिपोर्टिंग और बजटिंग, तो कौन सा कार्य कितने बजट में होना, ये काम भी आपका प्रबंधन का। ये लूथर गुलिक ने बोला है। तो इनमें 7 एलिमेंट्स आपके लूथर गुलिक ने प्रबंध के कार्य के दिए हैं। तो ये फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। तो देखिए इस वीडियो में हम इतना ही कवर कर पाए हैं। इसके आगे हम फिर इसके आगे का वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपको सारे प्रबंध के कार्य हैं उनको हम डिटेल में भी समझाने वाले हैं। उसके बाद हम एक वीडियो में पूरा वन लाइनर्स लेके आने वाले हैं मैनेजमेंट का, जिसमें वन लाइनर्स क्वेश्चंस होंगे और फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस वाले MCQ क्वेश्चंस भी हमारे वीडियोस में डालने वाले हैं। थैंक यू दोस्तों।